Hello everyone. I hope you guys must be doing really well today. So guys, this is Mandeep and you're watching the English Family. So guys, today we will learn about how you can, easily understand and analyze the IELTS writing task 2 questions. ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वीडियो इन योर राइटिंग टास्क 2 जिसमें मैंने इंस्ट्रक्ट किया है। बेसिकली हमने राइटिंग टास्क 2 को स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी वीडियोस में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो लोग जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो नहीं देखी, फॉर दोज आई वुड सुजेस्ट कि आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे जाके आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लें। आपके पास राइटिंग के बहुत सारी वीडियोस जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। वहां पे आपको इजीली समझ आ जाएगा राइटिंग टास्क 2 के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो बहुत इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है। सो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो करने जा रहे हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि अब हमने लिखना सीख लिया है कि राइटिंग टास्क 2 को किस तरीके से हम बेसिकली जो है लिख सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट पैच लगाने की बारी आ गई है जहाँ पे हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, and उसको किस तरीके से प्रॉपरली आंसर करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं। एट द एंड उनकी प्रिपरेशन फुल होती है, बट क्या हो जाता है लास्ट में आके कि जब तक अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन ना समझ आए कि एग्जामिनर ने वो कोई भी क्वेश्चन है टास्क 2 का, तो वो किस यू नो डिमांड से डाला है या किस नजरिए से, किस पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन पूछा गया है एंड उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर आप आंसर देते भी हैं जस्ट बेसिकली रैंडम अंडरस्टैंडिंग लेके, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन की नीड पूरी नहीं होगी। एंड अगर आपकी क्वेश्चन की नीड पूरी नहीं हुई, एट द एंड आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो बहुत सारे बच्चों का राइटिंग टास्क में बैंड स्कोर कम आने का यही रीजन मेन होता है आई थिंक, कि जब भी वो सारी इतने प्रैक्टिस करने के बावजूद भी क्या होता है कि उनको टास्क की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि इस टास्क की डिमांड क्या थी, इस टास्क में कह क्या रहा था, एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा था। और बच्चे दे जस्ट टॉक जनरली अबाउट दैट टॉपिक एंड एट देन होता क्या है कि दे जस्ट गेट स्ट्रक इन इट एंड दे स्कोर लो। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम अच्छी तरह से एक क्वेश्चन जो है समझ सकते हैं और उसको किस तरीके से हम आंसर करेंगे। ठीक है। नाउ one of the main reasons that students actually fail to score the marks that they deserve is that because they don't analyze the question properly, and again अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो उसका आंसर आप इफेक्टिवली नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अगर आप बात करें कि एग्जामिनर जो होता है इज एक्चुअली लुकिंग टू सी अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आया है प्रॉपरली कि नहीं आया। वो हमेशा एग्जामिनर यही देख रहा होता है। एंड अगर उसको लगे कि आपको जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो नहीं समझ आ रहा और यू हैव जस्ट टॉक जनरली अबाउट इट, एंड यू विल immediately get low band score in that thing. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि कैसे स्टूडेंट्स जो होता है, या फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों स्टूडेंट्स जो होते हैं डू नॉट डू सो वेल, या फिर क्यों वो हमेशा बैंड स्कोर जो होते हैं इतनी प्रैक्टिस के बाद। ये बच्चे बहुत कहते हैं मुझे, मैम इतनी राइटिंग प्रैक्टिस की थी, घर जाके भी लिखते थे, यहाँ भी इंस्टीट्यूट भी लिखते थे, बट एट देन हमारे स्कोर उतरे नहीं है। तो वो उसका एट देन रीजन यही होता है कि ठीक है आपने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है, आपको लिखना है बहुत अच्छी बात है, बट ये भी समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हर बार ये जरूरी नहीं होता कि जो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेटमेंट दिया उसमें अगर आपको एक दो वर्ड समझ आए हैं, बीच में एक अदर नहीं भी वर्ड समझ आया, वो आप उसको छोड़ देते हैं, आप कहते हैं ठीक है इसका मीनिंग नहीं मतलब इतना इंपॉर्टेंट, हम बाकी जितना हमें समझ आया हम उसके अकॉर्डिंग लिखा है। बट जो आपने वो वर्ड छोड़ा होता है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही एक की वर्ड होता है। एंड आप उसको छोड़ के अदरवाइज यू जस्ट टॉक जनरली अबाउट द टॉपिक, एंड वो आंसर आपका गलत हो जाता है। और बच्चे क्यों नहीं स्कोर कर सकते? व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? द फर्स्ट रीजन है द फेलियर टू टेक द टाइम टू एक्चुअली रीड द क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से। ठीक है। आपको कोई स्टेटमेंट दी है, आपको आई ऑल्सो नो कि आपके जब भी एग्जाम होता है वो 1 घंटे में आपको राइटिंग टास्क 1 भी करना, राइटिंग टास्क 2 भी करना। तो
students usually get pressurized under that situation, but होता क्या है कि आपको इसी प्रेशर को तो आपको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिए कि थोड़ा ना थोड़ा टाइम जो होता है हमेशा स्टार्टिंग में जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम देना है, वुड सुजेस्ट कि हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करें, चाहे वो घर पे करें, चाहे वो आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में आप करते हैं वहां करें, तो हमेशा थोड़ा टाइम जब भी आपने टास्क अटेम्प्ट करना हो उससे पहले थोड़ा टाइम उसकी अंडरस्टैंडिंग को जरूर दें, ठीक है। सो राइटिंग, सेकंड थिंग जो वो गलत करते हैं, दैट इज राइटिंग अबाउट द टॉपिक जनरली एंड नॉट आंसरिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चंस। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, जस्ट टॉक जनरली अबाउट द टॉपिक, एंड जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है या पूछा होता है एग्जामिनर ने, वो नहीं आंसर कर पाते उसको, ठीक है। थर्ड थिंग इज फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द काइंड ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। अच्छा, कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट ठीक है, आपको बिल्कुल स्टेटमेंट समझ आ गया, बट स्टूडेंट्स यूजुअली फेल टू रीड द होल क्वेश्चन, जो कि वहां इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन होता है, जो उसके नीचे स्टेटमेंट के नीचे जो सेकंड पार्ट जो होता है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन का, वो पूरी तरह से नहीं पढ़ते वो, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है, तो अगर हमें बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कई बार जो बोथ यूज की स्टेटमेंट होती है, जैसे सम पीपल बिलीव इन दैट एंड अदर पीपल बिलीव इन दैट, तो उसके नीचे क्या होता है कि क्वेश्चन कई बार डिस्कस बोथ यूज नहीं होता, उसके नीचे टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री डिसएग्री भी आ जाता है, एंड कई बार आपको बोलते हैं टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री विद ईदर ऑफ दिस यूज, तो क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको बस आदत पड़ी हुई है कि आप जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जैसे आपने देखा कि टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन आपने टू व्हाट एक्सटेंड देखा, या फिर वो भी नहीं देखा, आपने देखा सम और अदर्स वाला क्वेश्चन है, इसके मतलब डिस्कस बोथ व्यूज ही करना होगा, तो वहीं पे बच्चे जो है मोस्टली फंसते हैं, क्योंकि वहां पे हमेशा ये नहीं होता कि स्टेटमेंट जैसे आपने प्रैक्टिस की हो एग्जैक्टली वैसे आए, या क्वेश्चन जैसे आपने प्रैक्टिस किए वैसे आए। तो इट इज एग्जाम, वो आपको चैलेंज करेंगे, हर एक एग्जाम में आपको कोशिश करेंगे कि वो जितना हो सके उतना डिफरेंट दे, ठीक है। सो यू शुड बी प्रिपेयर टू हैंडल दो सिचुएशंस, हमेशा भी स्ट्रक ना होइए किसी भी एक पैटर्न में कि भाई हमने यही किया था, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। देयर इज नो सिलेबस इन द आईएलटीएस एग्जाम, ठीक है। इज जस्ट योर प्रैक्टिस एंड योर हार्ड वर्क एंड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसी चीज को हमेशा इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू रॉन्ग इज मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आपको यही समझ नहीं आता कि जो आपका क्वेश्चन है उसका पर्सपेक्टिव क्या है। कई बार कंप्लीटली रॉन्ग पर्सपेक्टिव लेके आप आंसर लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपके स्कोर्स नहीं आते, ठीक है। सो आज हम देखेंगे तीन सिंपल वेज जिससे हम एक क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हम एक जो भी कोई टास्क टू का क्वेश्चन आएगा उसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी ले सकते हैं, ठीक है। सो the three things, that are the three easy steps that help simply identifying your essay is that first thing is the topic words, जो आपके की वर्ड जिसको हम यूजली बोलते हैं, इन टॉपिक वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मोस्टली बच्चे कर भी लेते हैं, बट जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है दैट इज द माइक्रो टॉपिक वर्ड्स। बच्चों ने टॉप की वर्ड देखे और उनको पूरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एंड दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग द राइटिंग टास्क टू। उसकी वजह से क्या होता है, वो सिर्फ टॉपिक के बारे में जनरली बात करते हैं, बट जो माइक्रो टॉपिक वर्ड्स होते हैं वो आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि भाई किस क्वेश्चन में किसकी चीज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। सो एंड द लास्ट इज योर इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। तो ये तीन चीजें जो होती है जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चाहे टास्क वन का चाहे टास्क टू का, टास्क टू का बेसिकली जो मेजरली अगर हम बात करें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये तीन चीजें उसमें हमेशा देखें। सबसे पहले तो कीवर्ड्स, जिनको हम टॉपिक वर्ड्स भी कहेंगे, सेकंड माइक्रो कीवर्ड्स, एंड थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन वर्ड, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि व्हाट डू क्वेश्चंस नॉर्मली लुक लाइक, सो इट इज अ गुड आइडिया टू एट लीस्ट हैव अ लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस that normally come up in the exam in the part of the exam, so you will be much more confident in the exam and there will be no surprises। तो ये नहीं है कि हर बार आपने लिखने बैठ जाना। कई बार क्या होता है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने टास्क टू की, तो कई बार एक जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स दैट हैव कम इन द एग्जाम, उन सब की एक लिस्ट बनाए, उन सब का एक कई बार देखेंगे स्टेटमेंट किस तरीके से पूछी गई है, एंड उसका जो नीचे क्वेश्चन था उस वो किस तरीके से आया। अगर आप वो लिस्ट बना के एग्जाम जाने से पहले एक बार बस जस्ट वो लिस्ट को ही पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, कई बार स्टेटमेंट जो होती है वो घुमा के भी पूछता है एग्जामिनर। एंड जो कई बार नीचे स्टेटमेंट के नीचे क्वेश्चन होता है, वो भी कई बार अगर आप पूरा ना पढ़े, कई बार हमें याद आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री वाला ही क्वेश्चन आता है, तो कई बार क्या होता है वो डिसएग्री पूछते ही नहीं है, सिंपली बोलते टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये मत हो कि हमने अच्छा प्रैक्टिस में यही किया था तो आज भी अब वही आया होगा, ये कभी ना करें। हमेशा जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेस, एंड वहां पे आपको लास्ट एक वो एक इम्पोर्टेंट आपका वहां पे एक सिचुएशन होती है, एक इम्पोर्टेंट टाइम है जो कि वन टाइम बेसिकली है, ठीक है। तो अब इतनी सारी मेहनत की होती है तो वो एक मौके पे क्यों अपनी कंसंट्रेशन लूज करनी, जितनी भी हार्ड वर्क है आपका वो वहां पे फेल हो जाएगा अगर आपने 2 सेकंड की भी कंसंट्रेशन लूज की और आपको लगे कि ठीक है ये तो वैसे ही है जैसा मैंने प्रैक्टिस किया था, वैसा ना कीजिए। वहां पे बिल्कुल जितनी भी आपने हार्डवर्क की है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन वहां पे लगाएं कि इसमें पूछा गया है। 4 बार कोई स्टेटमेंट पढ़िए, उसके नीचे क्वेश्चन पढ़िए कि क्या पूछा गया है, तभी आंसर दे पाएंगे आप करेक्टली। ओके। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने टॉपिक वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो ईच एसे विल बी अबाउट अ जनरल टॉपिक एंड वी मस्ट आइडेंटिफाई दिस थिंग एट फर्स्ट। तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है दैट इज आइडेंटिफाइंग द टॉपिक वर्ड, जिसको हम कहेंगे आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एन एग्जांपल, दैट इज द इंटरनेट अलाउज अस टू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर no matter where we are. On the other hand, it is also isolates us and encourages people not to socialize. तो ये हो गया आपकी एक बेसिक स्टेटमेंट जो कि उसने दिया है। नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। नाउ गिव reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. So this is your whole full-fledged question that usually comes in the exam. ठीक है। तो इसमें आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस टॉपिक में स्पेसिफिकली जो आपका कीवर्ड है दैट इज द इंटरनेट। तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द इंटरनेट। तो इंटरनेट इज द मेन कीवर्ड और यू कैन से द टॉपिक वर्ड इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। सो बहुत इजी कीवर्ड्स या फिर आप बोलो टॉपिक वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं अंडरस्टैंड करना कि अच्छा आज का जो स्टेटमेंट थी वो म्यूजिक के ऊपर थी, आज की स्टेटमेंट जो थी वो हेल्थ के रिलेटेड थी, आज की स्टेटमेंट थी वो एजुकेशन के रिलेटेड थी, या फिर आज की स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेट के रिलेटेड है। तो जो हम ये कहते हैं ना कि स्टेटमेंट किसके रिलेटेड है, वही आपका एक कीवर्ड होता है, ठीक है। नाउ it is obvious why I'm telling you about it. So because too many students, they simply write generally about the topic, and this is how you lose marks. So it is fine to write about the topic, but it must be linked to the rest of the question. ये नहीं कि आपने just internet पढ़ा and जो लिखा वो लिखने शुरू कर दिया, बट आपने जो बाकी पॉइंट्स के लिखे होंगे हमने लिखना इसी के बारे में होता है। बट ये जो कीवर्ड्स होते हैं दीज आर द अम्ब्रेला टर्म्स, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो होती हैं ऐड होती है। तो हमने सभी के बारे में जनरली बात नहीं करनी होती, हमें एक स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन में वो मेंशन किया जाता है, वो हमें डायरेक्शन दी जाती है कि आपने इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर किस पॉइंट को चूज करना है, किस स्मॉल टॉपिक को हमने अगर माइक्रो कीवर्ड्स को हमने यूज करते हो किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग आउट टू द सेकंड पॉइंट दैट इज आइडेंटिफाइंग द माइक्रो टॉपिक वर्ड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट है उसमें अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स को देख के आंसर लिखोगे तो हमेशा ही गलत जाएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। तो इसीलिए हमेशा माइक्रो टॉपिक वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा आइडेंटिफाई करें, क्योंकि माइक्रो टॉपिक वर्ड्स जो होते हैं दे विल गिव यू डायरेक्शन कि किस वे में आपने जाना है। अम्ब्रेला टर्म तो कीवर्ड्स ने बता दिया आपको, बट उसके अंदर आपने कौन सी चीज के बारे में बात करनी है वो चीज आपको माइक्रो टॉपिक वर्ड्स जो होंगे वो बताएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगेन द सेम एग्जांपल, द इंटरनेट अलाउज अस टू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर नो मैटर वेयर वी आर। ऑन द अदर हैंड इट आल्सो आइसोलेट्स अस एंड encourages people not to socialize। तो इसमें अगर हमने जैसे हमने इंटरनेट था ये हमने जो मेन कीवर्ड था वो चूज कर दिया था, तो इसमें जो माइक्रो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, एक तो स्टेइंग कनेक्टेड एंड दूसरा क्या आ गया आपके पास आइसोलेटिंग। तो दीज आर द यू नो माइक्रो कीवर्ड जिसके हमने बारे में बात करें कि इंटरनेट जो है वो कैसे हमें कनेक्ट करके रखता है एंड अगेन ऑन द अदर हैंड वो कैसे हमें आइसोलेट करता है टू नॉट टू सोशलाइज। तो ये माइक्रो कीवर्ड्स हमने इसके बारे में बात करनी, हमने इंटरनेट की बेसिक एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं बतानी, हमने इसके कॉजेज या सोल्यूशन नहीं बताने, या हमें इससे क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती है या इसका क्या सोल्यूशन, हमने वो नहीं बताने। हमने क्या बताना है कि इंटरनेट हमें कैसे कनेक्ट करके रखता है और कैसे हमें वो आइसोलेट करता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, अगर एक और एग्जांपल देखा जाए तो फॉर एग्जांपल मैनी चिल्ड्रन दीज डेज
have an unhealthy lifestyle. So both schools and parents, they are responsible for solving this problem. So this is your simple statement. इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट. तो इसमें क्या है, अगेन मेन टॉपिक जो हो जाएगा वो क्या होगा, चिल्ड्रंस अनहेल्दी लाइफस्टाइल. तो ये हो गया आपका माइक्रो मेन कीवर्ड. तो ये आपका मेन कीवर्ड आ गया. तो इसमें ये, बट चिल्ड्रंस अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है आपका बहुत एक एक जनरल टॉपिक है, एक अम्ब्रेला टर्म है. तो इसके नीचे आपने किस चीज के बारे में बात करनी है कि हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं वो, किस चीज के लिए, सॉल्विंग के लिए. एंड कौन कौन रिस्पॉन्सिबल, दोनों, स्कूल्स भी और पेरेंट्स भी, आपको दोनों के बारे में बात करनी है. आप सिंपली जिस सिंगल पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को लेके आप आंसर नहीं करेंगे, आपको पूरी स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा. अगर वहां पे दो चीजें दी हैं तो आपको दोनों चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी वहां पे. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास कीवर्ड था चिल्ड्रंस अनहेल्दी लाइफस्टाइल. तो अब हमने माइक्रो कीवर्ड क्या चूज किया, बोथ. सबसे पहले बोथ में क्या आ जाएगा आपके, स्कूल्स एंड आपके पेरेंट्स. तो ये दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉल्व करने में प्रॉब्लम. तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमने वो बताना है इसमें. ठीक है. नाउ थर्ड थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, whenever you're just understanding and analyzing the question, that is identifying the instruction words. चाहे आपने एक स्टेटमेंट जितने मर्जी अच्छी तरीके से उसके कीवर्ड ढूंढ लिए हो, उसके माइक्रो कीवर्ड ढूंढ लिए हो, बट अगर आपने उसके नीचे इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट उसकी ध्यान से नहीं पढ़ी, आप कभी भी ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे. क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगेन मैंने वो एग्जाम्पल दी कि सम एंड अदर्स करके क्वेश्चन आया, एंड बच्चे क्या करते हैं नीचे, अब हमें पता ही है कि सम और अदर्स का जो क्वेश्चन होता है वो बोथ यूज में आता है. एंड बच्चे क्या करते हैं कि नीचे क्वेश्चन पढ़ने की जहमत ही नहीं करते. एंड एट द एंड क्या होता है कि नीचे क्वेश्चन जो होता है एग्री डिसएग्री का आ जाता है. तो उसमें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कम्प्लीटली फॉर्मेट जो होता है अलग चूज किया होता है ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. एंड उसमें आंसर जो होता है वो भी रॉन्ग होता है. तो इसलिए इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको ये समझने के लिए कि ये जो टॉपिक दिया है इसको किस चीज के बारे में, इसको कैसे हमने आगे बताना है. ठीक है. चाहे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कंप्यूटर्स की बात करूं, तो कंप्यूटर्स के बारे में हमने उसको जस्ट सिंपली एग्री डिसएग्री की बात करनी है, या फिर हमने उसके बारे में उसके प्रॉब्लम्स या सोल्यूशन बताने हैं, या फिर मैं अगर उसकी कोई कॉज या सोल्यूशन बताने हैं, या फिर मैं उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ, तो मैंने क्या बताना है वो हमें इंस्ट्रक्शन वर्ड्स होते हैं वो बताते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाके पूरे के पूरे ऐसे को हमने आंसर करना है. ठीक है. सो अगर मैं एग्जांपल देखूं कि द इंटरनेट अलाउज अस, जो सेम एग्जांपल हमने ऊपर की थी, द इंटरनेट अलाउज अस टू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर no matter where we are. On the other hand, it also isolates us and encourages people not to socialize. तो ये तो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें जिसमें हमने कीवर्ड्स और माइक्रो कीवर्ड्स बड़े इजीली ढूंढ लिए थे. ठीक है. अब यहाँ पे जो मेन चीज है जो कि हमने इंस्ट्रक्शन वर्ड्स है वो क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. आपको यहाँ बताना है कि आपको इस क्वेश्चन के साथ या तो अपने इस स्टेटमेंट के साथ फेवर में बात करना है, या तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करनी है. ठीक है. अगर आप रेलेवेंट आइडियाज नहीं देंगे, रेलेवेंट आर्गुमेंट्स नहीं प्रेजेंट करेंगे, अगेन यू विल लूज योर मार्क्स. ठीक है. तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपने अपना टाइम सेव करना है एंड किस तरीके से आपने क्वेश्चन को जो है आंसर करना है. हमेशा तीन चीजें तो हमेशा ध्यान रखें. सबसे पहले तो कीवर्ड्स ढूंढे, स्टेटमेंट दो बार चार बार पढ़े, कीवर्ड्स ढूंढे. ठीक है. उसके कीवर्ड्स ढूंढ के अगेन एट द एंड अगर आपने कीवर्ड्स ढूंढ के उसके बाद आपको उसके माइक्रो कीवर्ड्स जो होंगे वो भी सर्च करने पड़ेंगे कि अगेन अम्ब्रेला टर्म इज अ कीवर्ड, एंड उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर आपने किस चीज के बारे में बात करना, दैट विल गिव यू इंस्ट्रक्शन अबाउट द माइक्रो टॉपिक वर्ड्स. वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने कौन से स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करना है. एंड एट द लास्ट द इंस्ट्रक्शन वर्ड्स. ये तीनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेन एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग द राइटिंग टास्क टू क्वेश्चन स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ देयर आई हैव पुट एन एग्जांपल ओवर हियर again for you to practice. This is for you guys. So whenever you are if you have listened to the whole video, आपको समझ आ चुका होगा अब तक कि किस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन, एंड किस तरीके से उसके कीवर्ड्स एंड माइक्रो कीवर्ड्स ढूंढने हैं. तो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस. आई हैव गिवन एन एग्जांपल here and you have to now identify the keyword
micro keywords and instruction words in this statement. ओके, सो अगर आपको किसी को भी इस चीज में फिर भी आई होप कि आपको समझ आया हो ये सारी जो आज की वीडियो हमने डिस्कस की है, बट फिर भी अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे यहाँ तक आते आते अगर आपको लगा कि नहीं हमें अभी भी ये चीज नहीं समझ आई, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस चीज का सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।